अब बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू? मैं ऑडिबल ना हूँ मेघा? क्या मेरे को मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? यस, ओके, चलो। ओके, इफ इट इज नॉट, देन प्लीज ज्वाइन अगेन। ओके ओके, गुड इनफ, गुड इनफ, चलो। सो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, यस। हाँ, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि इन दिस लेक्चर हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन अगर टाइम बचा देन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, उनके बारे में बात करेंगे। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। सो ऑल दोस थिंग्स जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है आज, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो राइट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर व्हाट, एनफोर्सिएबल और नॉन एनफोर्सिएबल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो इन्फोर्सिएबल होते हैं कि नॉन इन्फोर्सिएबल होते हैं? इट मीन्स मुझे ये पूछना है, कैन यू क्लेम, कैन यू क्लेम अगेंस्ट इट? अगर ये नहीं ठीक से फॉलो किए जाते हैं तो क्या आप इनके अगेंस्ट जो है वो क्लेम ले सकते हो? नाउ व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? टू फ्रेम पॉलिसीज, टू फ्रेम पॉलिसीज गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के लिए कुछ जो है वो प्रिंसिपल्स बताए गए। टू फ्रेम, while framing the policies for citizen or the country or the state, you have to follow some principles. So these are the principles जो कि गवर्नमेंट के लिए बनाए गए। तो now question arises, क्या ये enforceable है? Can you sue the government? Can you sue the government for not following them? क्या आप कर सकते हो, केस कर सकते हो? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत, ये पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था। यस और नो? एडिंग yes, yes, no, because the reason behind it कि हम लोग इन चीजों के बारे में कुछ भी केस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल पॉइंट, नॉन इन्फोर्सिएबल पार्ट, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है उनके लिए रूल तो बनाए गए, बट यू कैंट क्लेम अगेंस्ट देम। यू कांट गो टू द कोर्ट एंड सेइंग दैट कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ये पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है एंड दैट दे हैव टू फॉलो। नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि वो इन्फोर्सिएबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दी लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन्हीं को इन्हीं को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो इन्हीं को एक तरीके से ये एक नाम देते हैं और ये इनको बोलते हैं दिस इज नॉवेल फीचर, दिस इज नॉवेल फीचर। बाबा साहेब आम्बेडकर इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ नॉवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉवेल फीचर है, ऐसा बोला जाता है। इसका ओरिजिन कहां से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ओरिजिन कहां से लिया गया? ओरिजिन का मतलब, एज वी नो कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं से बोरो की गई है। तो इसका जो लिटल ओरिजिन है वो कहां से आया है? आयरिश, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से आया है? इट इज फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से किसने लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किसने लिया हुआ है? इंडिया ने लिया हुआ है।
इंडिया बोरोड इट। तो इंडिया के पास अभी है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने कहां से लिया? स्पेनिश के पास से लिया। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किसने लिया? इंडिया ने लिया। तो अब इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या डाला हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला हुआ है। देन यहां पर इसके पार्ट कहां से कहां शुरू होते हैं? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। कौन से पार्ट में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? पार्ट 4 में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में है? इट इज इन पार्ट 4। उसी जगह पे कुछ लोग पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में? टेल मी कौन से पार्ट में? ये क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो कौन से पार्ट में? फंडामेंटल राइट्स, आई एम सेइंग फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में? डीपीएसपी 4th में फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में? ऑल ऑफ यू। या महक, इट इज इन पार्ट 3। वेरी गुड। ये कहां पर है? फंडामेंटल राइट्स कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? पार्ट 3 में है। डोंट फॉरगेट इट गाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स बड़े मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भूलना मत। ये बड़े ही काम के हैं, आपके मार्क्स इसमें ही सिक्योर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सिक्योर होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका जो स्पैन था वो कहां से कहां था? इफ आई कैन लाइक आर्टिकल 12 से लेके टू 35, मतलब आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, ये डायरेक्टिव डीपीएसपी जो है, इनको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? सो ऑब्जेक्टिव इज सिंपली सोशियो इकोनॉमिक। ऑब्जेक्टिव इज सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये जस्ट टू मैं मतलब मैंने ये इसीलिए दिया कि आप अगर कहीं पूछा जाए तो इसका आंसर कर पाओ। थोड़ा सा हाइयर लेवल का पॉइंट है, मोस्टली बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट कि इसका जो एम था, ये लाने का जो एम था वो सोशियो इकोनॉमिक था। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज अ सोशियो इकोनॉमिक? ये सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन इट इन द वन लाइन, सिंपल लाइन में बताओ। बताओ, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से टेक्निकली बात बतानी है, जस्ट टू मेक इट क्लियर क्या है ये सोशियो इकोनॉमिक एम का मतलब क्या होता है? यस, बोलो बोलो। डोंट नो अबाउट इट, नहीं पता है? नहीं पता है तो आई कैन एक्सप्लेन इट, अगर नहीं पता है तो। नहीं पता तो नहीं बोल रहा। डेवलपमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ओके रिया, वेरी गुड। समथिंग एल्स, और भी कुछ बता सकता है कोई? मेघा, कैन यू? महेक, कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में नो, ओके चलो ठीक है। देखो, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब सिंपल है, एक तो सोशल पैरामीटर्स पे सबको इक्वल कर देना, सोशल पैरामीटर्स में सबका भला हो, सोशल वेलफेयर हो। ये सबसे सबसे पहला पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसे डेमोक्रेसी को बनाए जिसके अंदर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हो। मतलब क्या? जो लोग सोशली इक्वल है वो सोशली तो होंगे, बट उसी के साथ वही लोग इकोनॉमिकली भी अच्छे होंगे। इकोनॉमिकली मतलब उनको फाइनेंशियली भी अच्छा बनाएंगे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट की तरफ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। तो सोशियो इकोनॉमिक इन अ वे ये होता है कि आप एक जगह पर सोसाइटी के लिए, सोशियो इकोनॉमिक इन वन वे इज
सोशल वेलफेयर प्लस इकोनॉमिकल ग्रोथ। और एक ऐसी जो है वो डेमोक्रेसी हमें बनानी है, एक ऐसी डेमोक्रेसी हम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक एम होगा। और ये सोशियो इकोनॉमिक एम क्या बताएगा हमें, कि एक ऐसी डेमोक्रेसी बनानी है जिसके अंदर सोशल वेलफेयर भी हो और इकोनॉमिकल ग्रोथ भी। अब ये दोनों पॉइंट किसको ध्यान रखने हैं, गवर्नमेंट को ध्यान रखने हैं, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, ये एक पार्ट हो सकता है। गवर्नमेंट को ध्यान रखना है वाइल मेकिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो डेमोक्रेसी है वो सोशली उसका वेलफेयर भी हो, और दूसरा वो क्या हो, इकोनॉमिकली ग्रो भी करे। तो उसके लिए आप जो भी रहेगा वो आप फॉलो करना होगा, गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा। ये एक बात भूली गई है। अल्दो आप ऑन दी अदर फ्रंट अगर देखोगे तो वो कितना इंप्लीमेंट हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। मतलब एक पार्ट पे वो कितना परसेंट इंप्लीमेंट होगा वो भी देखने वाली चीज है, और दूसरी जगह पे उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी रीजन है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो एवरीवेयर वी कांट से दैट कि हाँ इट इज इंप्लीमेंटेड, एंड एवरीवेयर वी कांट ब्लेम देम इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये भी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द सम रीजन। नाउ ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे आर बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपलिटीज बोलो या प्रिंसिपल्स बोलो, मतलब आई वांट टू से दैट कि एक तरीके से ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये सारे के सारे कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ थियरीज पे डिपेंड, थियरीज बोल सकते हो या एक थॉट प्रोसेस पे डिपेंड है। जैसे कि हम लोग जनरली सुनते हैं एक फिलोसॉफी है दैट इज सोशलिस्ट फिलोसॉफी, एक होता है सोशलिस्ट ग्रुप। कुछ डीपीएसपी जो है वो सोशलिस्ट ग्रुप की थियोलॉजी पे डिपेंड, थियोलॉजी पे मतलब सोशलिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए कुछ जो डीपीएसपी है, ठीक है। फिर कुछ डीपीएसपी जो है वो आपकी गांधीयन प्रिंसिपल पे बनाए गए, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बनाए गए। कुछ प्रिंसिपल जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, एंड देन कुछ प्रिंसिपल जो है वो लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, लिबरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, लिबरलिस्ट ऐसा बोलते, लिबरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो तीन टाइप की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज रखे गए, एक सोशलिस्ट, दूसरा गांधीयन, और तीसरा लिबरलिस्ट। अब यहाँ पर इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डीपीएसपी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पे आगे स्लाइड्स है, तो आप स्लाइड्स को रेफर कर लेना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इनको एक थियोरी पार्ट में लिखा हुआ है, सो आई एम मेकिंग इट इन चार्ट वाइज, जिससे कि शायद आपको समझने में आसान हो। और जब आप एग्जाम में इनको आंसर करने जाओ तो माइट भी सम टाइम ऐसा पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कि आर्टिकल जो 40 है वो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर आता है, गांधीयन के अंदर आता है, कि लिबरलिस्ट के अंदर आता है, या नन ऑफ दिस, ऐसा पूछा जाएगा। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि ये किसके अंदर आता है। तो वो जो है वो बिल्डअप करने के लिए मैं उनको चार्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलो अब यहां पर आते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन सा आर्टिकल आता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है तो सीधी सीधी बात है, ये ध्यान जो है वो किसके ऊपर देगा, एक तो सोशल थिंग्स के ऊपर देगा, एंड दूसरा सोशल के ऊपर देगा तो उसी के साथ इकोनॉमिक्स के ऊपर भी देगा, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक पॉइंट्स पे ये ध्यान देगा। पहला पॉइंट, इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स कौन से आते हैं? पहला आर्टिकल इसके अंदर आएगा आर्टिकल 38। अभी आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 बोलेगा कि यहां पर आपको क्या क्या करना है, सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये जो है इनकी इनकी जो है आपको प्रमोशन करनी है। मतलब आप लोगों में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस करोगे, मतलब सबको इक्वल रखोगे ऑन द पैरामीटर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑन द पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिकली एंड ऑन द पैरामीटर ऑफ पॉलिटिकली, आप सबको इक्वल रखोगे। देन ये जो है ये कब ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया, 44th अमेंडमेंट में ये
ऐड कर दिया गया, 44 अमेंडमेंट में ये ऐड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है ऑल ऑफ यू, व्हाट इज अमेंडमेंट, टेल मी, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज अमेंडमेंट, बताओ मुझे अमेंडमेंट क्या होती है। यस यस गो ऑन, अमेंडमेंट क्या होती है, नहीं पता है तो वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बताने की कोशिश करो, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यस, अमेंडमेंट एग्जीक्यूशन, नो 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 नो, सी मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है, वेरी गुड, चेंजेस, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से सुनना, पूरे लॉ में, मतलब लॉ के किसी भी केस, मतलब किसी भी एक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, किसी भी एक्ट में आप चेंजेस कर सकते हो। उसका जो प्रोसेस है उतना रिजिड नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड करने के लिए जो प्रोसेस है ना, वो एट ए टाइम कॉम्प्लेक्स भी है एंड एट ए टाइम थोड़ा सिंपल भी। एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो सेंटर में आज जो बैठे हुए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में बैठी होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास मैक्सिमम सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स अगर उनके पास है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके हाथ में है, इन दैट केस उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज पावर एक ही के हाथ में होती है, मेजोरिटी एक के हाथ में होती है, तो बहुत आसान है। जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी लिया महाराष्ट्र के इलेक्शन, हम लोगों ने वो देखा था, जहां पे बहुत बड़ा काया पलट हुआ था। तो वो होता है जहां पर पावर जो है वो सेंटर के पास अगर ज्यादा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इज नॉट बिग डील फॉर देम, एज पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए बहुत आसान होता है। बट इन दैट वे अगर वो मेजोरिटी नहीं हो तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करना कर सकते हो, बट उसको अमेंड करते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, इजी भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा। दूसरी चीज, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकते हो, लेकिन यू कांट डिस्टर्ब बेसिक स्ट्रक्चर। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यू कांट डिस्टर्ब इट। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, इट शुड बी इंटैक्ट। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है जो अमेंडमेंट करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया जा सकता, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या बोलता है ना, आर्टिकल 39 जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो 39 है और दूसरा 39A है। यहाँ पर हम लोग 39 देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 39A देखेंगे। 39 में क्या बोला गया है कि पहली बात, आप लोगों को जो है वो इक्वालिटी दो, लाइवलीहुड के मामले में, लाइवलीहुड के मामले में मेन एंड वुमेन दोनों को क्या मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, दे शुड बी इक्वल इन केस ऑफ दैट, ठीक है। देन आपकी जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस है, सेम थिंग, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट को बताया जा रहा है, ये आपको नहीं बताया जा रहा है, ये गवर्नमेंट को बोला जा रहा है। गवर्नमेंट को क्या करना है, एक तो मेन एंड वुमेन को सेम लाइवलीहुड देनी है, मतलब एनवायरमेंटली उनको फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उनको इक्वल ट्रीट करना है। दूसरी जगह पे रिसोर्सेज इक्वली शेयर होनी चाहिए। अब ये रिसोर्सेज कौन से हैं, माइट बी इंफ्रा, माइट बी अदर टैक्सेस, जो आप वो टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे जो इंफ्रा प्रोवाइड करते हैं, जो अदर सर्विस, माइट बी एजुकेशन, माइट बी हेल्थ एक्टिविटीज, माइट बी राशन, जो भी दे रहे हैं, वो जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो है वो इक्वली प्रोवाइड करना जरूरी है फॉर द स्टेट ऑल्सो एंड फॉर द सेंटर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट वो लोग बात करते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल वर्क। इसके ऊपर एक एक्ट भी है, इफ यू रिमेंबर दैट, फैक्ट्रीज एक्ट भी है और वेजेस एक्ट भी है, इफ यू नो दैट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी है। इन तीनों एक्ट में इसके ऊपर बात की जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इवन अ कंपनीज एक्ट आल्सो सम प्रोविजंस ऑफ दैट जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर बात की जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी की, मतलब बोला जाता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी भी जो है वो यहाँ पे मैटर करनी है, वो यहाँ पर ध्यान देना होगा उनको। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो है वो ये पार्ट जो है वो दूसरे पेज पे लिखता हूँ यहाँ पर।
यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ सोशलिस्ट के बारे में। हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। हेल्थ के ऊपर, हेल्थ जो है वो इक्वली अच्छे से प्रोवाइड होनी चाहिए। हेल्थ के मैटर में आपको वुमेन एंड वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस के ऊपर ध्यान देना है। वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस के ऊपर आपको ध्यान देना है हेल्थ के मामले में। देन यहाँ पे चिल्ड्रन की डेवलपमेंट भी आपको इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे चिल्ड्रन की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेल्थ के केस में आता है जो मैट्रिमोनियल सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है। दूसरी चीज जो वुमेन की प्रेगनेंसी पीरियड होता है या प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड, फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं, वहां पर जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो मैट्रिमोनियल लीव वगैरह ये सारी चीजें दी जाती है। बेसिकली थोड़ा सा वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल करके दी जाती है फीडिंग एक्टिविटीज के लिए। स्पेशल रूम वगैरह होते हैं इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड इन सम ऑफ द कंपनीज। तो वो सारी जो प्रोविजंस है ना वो इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, और ये वो ध्यान में रख के वो लोग जो है उन्होंने वो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। नाउ कम टू द आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या बोलता है? आर्टिकल 39A इज बेसिकली टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस and with that legal aid, legal aid and that is also free of cost। लीगल एड प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लीगल एड के लिए एक स्पेसिफिकली जो है, लीगल एड का एक स्पेसिफिक ये बैठता है जो विच इज ऑन द सैटरडे संडे। बेसिकली संडे में ज्यादा होता है। संडे में वो लोग आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो मैटर को सेटल करते हैं, सेटल डाउन करते हैं। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो या अभी आपको पता होगा, जहां पे आजकल ये मतलब क्या बोलते हैं, ट्रैफिक के चलान जो है बहुत ज्यादा कटते हैं। ट्रैफिक लाइट के चलान जो है बहुत ज्यादा कटते हैं। तो पता है, अगर आप चालान पे नहीं करोगे तो आपको एक मैसेज आता है कि आपको संडे को जो है वो कोर्ट पे आना है। अब संडे को जिस आप कोर्ट में चाहते हो ना, वो आउटसाइड दी कोर्ट वो डीलिंग की जाती है। दैट इज कॉल्ड एज, वो लीगल एड का ही एक पार्ट है जहां पे वो केसेस जो है ना वो आउट ऑफ द कोर्ट सॉर्ट आउट किए जाते हैं, जस्ट टू हेल्प दी दैट पर्सन ऑल्सो। एंड दूसरी बात, वहां पर वो केसेस जो है वो इनसाइड दी कोर्ट जाकर वो एक्सटेंड ना हो, इसीलिए वो किया जाता है। अब सम ऑफ द पीपल विल बी लाइक दैट कि सर मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल भी है, वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां पर भी जाते हैं, बट इन दैट केस अगर वो जरूरी है तो जाते हैं। सिर्फ चालान के मैटर के लिए अगर वहां पे वो ट्रिब्यूनल में घुस जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। वो केसेस जो है बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है, पेपर वर्क बढ़ते जाएगा। सो फॉर दैट रीजन वो लोग जो है वो आउटसाइड दी कोर्ट जो है वो चालान वगैरह का मैटर जो है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। समझ में आया? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बताया जिससे कि आपको शायद आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। अब इसके रिगार्डिंग एक एक्ट भी है, लीगल, उसका सर्विसेज, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ये एक्ट है। एंड एक्ट कम्स इनटू पिक्चर ऑन द 1987। ये लीगल एड का एक्ट है। डू वी नीड अ लॉयर फॉर दिस केस? नो 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 मेगा, डोंट नीड। वहां पे कुछ नहीं होता। वो अगर आप चालान नहीं पे करोगे ना, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू पे अ चालान। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू वांट टू फाइट यू शुड हायर अ लॉयर, एडवोकेट, नॉट अ लॉयर। यू हैव टू हायर एडवोकेट। लॉयर बोलोगे तो मिस्टेक होगा, ठीक है? एज अ लॉ स्टूडेंट यू शुड नॉट कॉल देम एज अ लॉयर, बिकॉज लॉयर कौन होता है? लॉयर के पास लॉ की डिग्री होती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यू हैव टू हायर एडवोकेट। एडवोकेट जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो है वो प्रेजेंट कर पाएगा वो एडवोकेट होता है, एंड जो लॉ की डिग्री लेके बैठा हुआ है वो क्या होता है? लॉयर होता है। ठीक है, लॉयर के पास ये नहीं होते, लाइसेंस नहीं होता टू रिप्रेजेंट इन द कोर्ट। ठीक है, वो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन एडवोकेट जो है वो खड़ा हो सकता है। तो आपको अगर फाइट करनी है सो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज नहीं करनी है, यू हैव टू पे दैट। एंड जो भी उसका एक्स्ट्रा फाइन होगा वो पे करना पड़ेगा फॉर द डिले, क्योंकि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके लिए, तो आपको वो पे करना पड़ेगा, ऐसा होता है। देन यहां पर और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आर्टिकल 41। अब ये आर्टिकल 41 जो है ना, ये आपको प्रोवाइड करता है, मतलब ये लोगों को देता है। क्या देता है? एक तो आपको देगा एजुकेशन का राइट, मतलब गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करो, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। जो 8 स्टैंडर्ड तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन निकल के आया, राइट टू एजुकेशन निकल के आया है, वो कहां से आया? यहीं से निकल के आया, आर्टिकल 41 से निकल के आया। अगर आपको याद पता नहीं हो तो बता देता हूँ। राइट टू एजुकेशन की एक वेबसाइट है जहां पे आप आरटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एंड यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड और चिल्ड्रन टिल द 8th स्टैंडर्ड। इफ यू वांट टू फिल इट अप, यू कैन फिल इट अप, बट
The condition is your child should be at the junior KG, senior KG, or getting the admission into first standard, or the might be a second standard. वहां पर ही होता है, ठीक है. All these schools have that quota to get those admissions. Might be 100, might be 120, जिसके अकॉर्डिंग वैसे वो कोटा होता है. बट दे डोंट रिवील इट. आपको उनको बोलना पड़ता है, तब जाके वो आपको पता चलेगा. अदरवाइज वो नहीं रिवील करते, बिकॉज दोज आर दी फ्री ऑफ कॉस्ट सीट जो आपको प्रोवाइड हो सकती है. तो अगर आप चाहते हो, अगर आपके घर में कोई चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, सो यू कैन डू इट. आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. समझ में आया? याद रखो, ये चीज बड़ी काम की चीज है. देन इसी के अंदर जो है ये राइट टू वर्क, मतलब एक वर्क के अंदर जो है वो गुड एनवायरमेंट होना चाहिए. गुड एनवायरमेंट होना चाहिए टू वर्क. वो भी यहाँ पे अश्योरेंस जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 42. आर्टिकल 42 क्या बोलेगा? आर्टिकल 42 बोलता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना गुड एनवायरमेंट, वो यहाँ पे वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि एक ह्यूमन वर्क कंडीशन जो है, एक ह्यूमन वर्क कंडीशन जो है वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड होनी चाहिए. वो एम्प्लॉइज को प्रोवाइड होनी चाहिए, वेदर इट इज मैन वेदर इट इज वुमेन, वो प्रोवाइड होनी चाहिए. एंड ऑल्सो दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट दैट मैटरनिटी रिलीफ एंड ऑल दोस थिंग्स, वो यहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल 43. ये बहुत फैक्चुअल्स है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. एज वी नो कि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यही चीजें पूछी जाएगी. तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है. तो डोंट गेट इनटू द डीपर साइड, बिकॉज डीपर साइड में कुछ है ही नहीं, केस लॉज है, और वो ज्यादा कुछ इतने इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करते. इसके ऊपर केस लॉज भी बनते नहीं है बेसिकली. बहुत अगर कुछ सीरियस केस हो गया एक आध इधर उधर, तो वो बातें डिस्कस की जाती है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. जस्ट टू रिक्रिएट दैट सिनारियो विद द फंडामेंटल राइट्स. मतलब अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स के प्रॉब्लम आते हैं, देन ये पॉइंट जो है वो डिस्कशन के लायक बन जाता है. एंड देन इन दैट केस हम लोग उन चीजों के बारे में डिस्कशन बनाते हैं. अदरवाइज इनका इनका कोई मतलब रोल ही नहीं होता कंप्लीटली पूरे सिस्टम में. पूरे सिस्टम में इनका रोल इतना ही है, just to define their duties and just to recall them कि there is a duty for you in the constitution, you have to do it. ऐसा बोलने के लिए बस इनका यूज होता है. बाकी इनका यूज करके आप कुछ नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो ये जस्ट वो पार्ट पे काम आते हैं, और आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज इन अ वे आप एक सिटीजन हो, और दूसरा अगर कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई लॉ कर रहा है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज वाइल interpreting a law, while interpreting the Constitution of India, while interpreting the fundamental rights, you should know what are the duties upon the government. On that basis, you can interpret your rights also. ठीक है. Next. Now, यहाँ पर आर्टिकल 43 बोलेगा कि यहाँ पर आपको जो है अच्छे से वेजेस मिलने चाहिए. मतलब आपका जो वर्क है उसके रिगार्डिंग जो आपको वेजेस मिल रहा है, वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन करने लायक जो है वो आपको वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए. तो जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इतना प्रोवाइड हो कि आप जो है एटलीस्ट वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओ. ये मैटर करता है, और ये ध्यान रखना पड़ता है गवर्नमेंट को वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द एम्प्लॉयज. हाँ, मिनिमम पेड स्टैंडर्ड, करेक्ट. यहाँ पे मिनिमम पे स्टैंडर्ड जो है ना वो इसके रिगार्डिंग मतलब बात करता है. मोस्टली वो इसके रिगार्डिंग जो है वो रिलेट करता है. देन इसी के साथ हम लोग अगर याद करेंगे तो आपको बोनस मिलता है, राइट. बोनस दिया जाता है, आपको ओवर टाइम दिया जाता है, आपको पीएस दिया जाता है, आपको ईसीएसआई होता है. ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली, वो इसके अंदर दिए जाते हैं. ये सारे एक्स्ट्रा आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि, और इसी के अंदर जो है वो आपकी लीव्स भी आती है जो कि आपको प्रोवाइड करनी होती है मतलब एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी होती है. तो अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट ये ध्यान रखेगा कि वाइल मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द employment, or while making the laws for the employment, while doing any law for the employment, you have to be careful about the employee also, and you have to be that much impartial for the employee and employer also. तो वो आपको ध्यान रखना है. आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी है. यानी कि आपको एक्सप्लॉइट एम्प्लॉय को भी नहीं करनी है, आपको एक्सप्लॉइट एम्प्लॉयर को भी नहीं करना है. दोनों को एक्सप्लॉइट नहीं करना, दोनों को इक्वल रखना. नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ बात होगी 43A की. 43A बड़ा ही छोटा सा पॉइंट है जहां पे ये बोला जाता है कि अब ये जो है ना, मतलब ये ऐसा है कि जो वर्कर लेवल होती है ना, वर्कर लेवल, जो नीचे वर्कर लेवल होते हैं ना, उनको एक राइट दिया जाता है टू एंगेज इन द मैनेजमेंट. मतलब ये बोला जाता है कि आप जो है प्रमोशनल क्राइटेरिया रखो एक तरीके से. यहाँ पे ऐसे कुछ राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बाय मेकिंग दी पॉलिसीज कि
वर्कर जो है वो मैनेजमेंट के इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जो है वो एंटरटेन, मतलब एक तरीके से वो पार्ट ले पाए, ये उनको जो है वो नॉर्मल राइट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अब आपको ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 43A जो है वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है। प्रीवियसली आर्टिकल 38 किस में ऐड किया, 44 अमेंडमेंट में ऐड किया है, और नाउ 43A किस में ऐड किया है, 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया। तो नंबर याद रखो, नंबर बड़े काम के लिए। Then last of the Gandhian principle, that is Article 47. Now, Article 47 talks about what? It is of a nutrition. न्यूट्रिशन, पता है मिड डे मील याद है किसी को, किसी को मिला है मिड डे मील स्कूल्स में? लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये आप ये बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, ये जो आपको लॉटरी में जो घर वगैरह मिलते हैं ना, वो इस लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर वो सारी क्राइटेरिया आ जाते हैं, सारी बातें उसके अंदर डिस्कस होती है। एंड देन पब्लिक हेल्थ, दैट मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारे पॉइंट जो वो आर्टिकल 47 में डिस्कस कर दिए गए। ठीक है, क्लियर। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर कौन से बेस्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 38, दूसरा 39, देन 39A जो उसके लिए एक पार्ट है, देन आर्टिकल 41, 42, 43, 43A, एंड द लास्ट वन इज 47। All these are the part of the socialist principle. All these DPSPs contained in the socialist principle. Anyone having any doubt, any point to discuss over here? Please raise it out. अगर है तो बोलो, so we can discuss over it. Yes, all of you. Any question, any doubt, anything to discuss? बोलो बोलो। In legal aid cases, which type of cases are solved? लीगल केसेस में कौन से टाइप के केसेस सॉल्व होते हैं? यहाँ पे एक लीगल एक्ट होता है, उसके अंदर सारे केसेस जो है वो डाल दिए जाते हैं, मतलब उनके बारे में कैटेगरीज डिस्कस की गई है। मोस्टली आप ऐसे पकड़ के चलो, जो छोटे मोटे केसेस होते हैं ना, मतलब ये भी डिपेंड करता है, हाँ, लाइक समटाइम्स जो आर्बिट्रेशन, पता है निगा, आर्बिट्रेशन पता है आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट। अब कुछ लोग ना आर्बिट्रेशन प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग जो है कोर्ट के बाहर कोर्ट की सेटलमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन इज लाइक अ कोर्ट बट नॉट अ कोर्ट। बट इन दिस लीगल एड जो है वो आपको ये चीज मिल जाती है, एंड स्पेसिफिकली ये लीगल एड उनके लिए है जो कि पैसे नहीं दे सकते, जो कि ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। तो यहाँ लीगल एड जो है वो सामने से आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर, सॉरी एडवोकेट मिल जाता है, और वो जो एडवोकेट जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है वो आपके लिए काम करता है। देयर इज अ काउंसिल, लीगल एड काउंसिल जो है वो सेट की गई है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग वॉलंटियर करते हैं। जैसे कि अगर आप एडवोकेट बनोगे ना, तो उसके बाद है ना आपके पास फॉर्म्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी कोर्ट में जाओगे, माइट बी वसई कोर्ट, बैंड्रा कोर्ट, और अंधेरी कोर्ट, एनीवेयर, तो वहां पे आपको जो है वो लीगल एड सर्विस के लिए जो है वॉलंटियर करना होता है। दिस इज कम्प्लीटली वॉलंटियरनेस। तो आप चाहो तो उसके अंदर एनरोल्ड करो, एंड देन यू आर फ्री टू डू लीगल एड्स। लाइक आपके पास सामने से ही कॉल्स आएंगे, एंड देन दे विल टेल यू कि बाबा आपको जो है यहाँ पर लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, सो यू देयर ऑन दी टाइम। तो वो सारी चीजें वहां पे फॉलो होती है। मोस्टली ये जो है ना ऐसे लोगों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए है, जहां पे लोगों के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं, केस सॉल्व करने के लिए पैसा नहीं, तो उनके लिए ये चीज अवेलेबल होती है। नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ अ लक कि किसी को यहाँ पर अच्छा एडवोकेट मिल गया, सो दैट विल बी ओके, अदरवाइज नॉट। क्लाइंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा मीगा, डू यू अंडरस्टैंड? एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है पैसा भरने के लिए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट मिल रहा है मैटर सॉल्व करने के लिए, व्हाई यू नॉट एक्सेप्ट इट? वो करेगा, बिकॉज उसकी भी मजबूरी है ना, उसके लिए तो बनाया गया है, व्हाई ही वुड नॉट एक्सेप्ट इट? यस, तो वो करेगा। हाँ, ये तब नहीं हो सकता जब एक पर्सन जो है वो रिच है, और रिच के लिए तो लीगल एड सर्विस है ही नहीं, रिच क्यों लेगा? रिच को जरूरत ही क्या इन चीजों की, वो तो इसमें पड़ेगा ही नहीं। तो ये एक्चुअल में होता किसके लिए? जो पुअर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है,
उनके लिए बनाया लीगल एड सर्विस। ठीक है, चलो वेल डन, ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है? इवन ऑल आर दी नॉट फॉर द लॉ, बट आपकी ये एज अ सिटीजन आपको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है फ्यूचर लाइफ में। जब आप किसी ना किसी लीगल मैटर को ध्यान रखते हो, किसी लीगल फंडामेंटल में पढ़ जाते हो, तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनीवे कहीं पर भी आपको ये कभी भी हेल्प कर सकता है। नाउ कम टू द गांधी प्रिंसिपल। अब गांधी जी ने जो बातें की, गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी, उसके बेस पे भी कुछ जो है वो डीपीएसपी बनाया गया, बिकॉज ही इज मोस्ट, आई वुड से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ दी आर इंडियन हिस्ट्री है। और उनकी जो प्रिंसिपलिटीज है वो कहीं ना कहीं आपको हर जगह मिलेगी, हिस्ट्री में भी मिलेगी, फिलोसॉफीज में भी मिलेगी, पॉलिटिकल थियरीज में भी मिलेगी, और यहाँ पर भी मिलनी है। तो ये हर जगह फॉलो होना है, कहीं ना कहीं ये फॉलो होना ही है। ठीक है, वैसे बोला जाता है कि अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, अगर उस दिन गांधी जी अगर असेंबली में होते, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आज बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता, शायद वो कुछ और होता, शायद कुछ अलग तरीके से फ्रेम किया जाता अगर गांधी जी वहां होते तो। बिकॉज वहां पे वो नहीं थे, वो बंगाल में थे, कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, यू हैव टू स्टडी इट, ये पूछा भी जाता है एग्जाम। नाउ गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल पहला है, आर्टिकल 40। अब ये आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल 40, अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये है विलेज पंचायत के बारे में। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत सारी एग्जाम्स में रिसेंटली पंचायत राज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया गया है, स्पेसिफिकली इन लॉ एग्जाम। तो पंचायत राज के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। ये पंचायती राज होता क्या है? इट इज बेसिकली विलेज पंचायत। विलेज पंचायत ये यहाँ पर जो है वो आता है। विलेज पंचायत मतलब विलेज पंचायत होनी चाहिए। अब ये विलेज पंचायत क्यों होनी चाहिए? सो दे सेज कि बाबा यहाँ पे एक सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, विलेजर्स को जो है वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट करने आनी चाहिए। देयर शुड बी वन लीडर कॉल्ड एज अ सरपंच और कॉल्ड एज अ लीडर ऑफ दैट पंचायत, एंड ही शुड maintain that decorum of the village. He should make a policies for them. He should rule the that part of the area, not as in case of ruling it, but वहां पे जो डेकोरम एंड उधर जो पीस एंड इक्वालिटी मेंटेन करनी है वो उसके हाथ में रहेगा। एंड वहां पे जो भी मैटर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो वहां पे सॉर्ट आउट होंगे दी पंचायत। ये बेसिक एनसीईआरटी के 6th या 7th स्टैंडर्ड के बुक में डिस्कस किया जाता है, जो इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, 40 के बारे में। 40 के बारे में ये है कि 73rd सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992, इसमें इसको जो है इसके अंदर जो है इसको मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, इसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं था, मतलब ये यहां नहीं था, इसके पहले वो यहां नहीं था। अंडर दी 73rd अमेंडमेंट ऑफ दी सिटीजनशिप एक्ट वो जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देन नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, एंड दैट बेसिकली फाउंड्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द केस। ठीक है, आदर्श वेलकम टू द लेक्चर, बट व्हाई यू आर लेट? अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 43 बी। आर्टिकल 43 बी क्या बोलता है? आर्टिकल 43 डिस्कस करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। डू यू नो देयर इज एक्ट स्पेसिफिकली फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी? डू यू नो दिस? रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो है वो एक एक्ट बनाया गया है। डू यू नो अबाउट दिस? देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर दिस। क्या पता है आपको ये चीज? एनीवन नोस दिस? यस, देयर इज अ लॉ रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए, सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए उसको कोऑपरेटिव कब कहा जाएगा, किस केस में कहा जाएगा,
what are the eligibility criteria for those things, what are the important factors that you have to consider while registering the cooperative society. तो ये सारी चीजें वहां पे ध्यान दी जाती है, अकाउंटिंग पार्ट हो, मैनेजमेंट पार्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन करना हो, एवरीथिंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन डिस्कस्ड इन दी दोज एक्ट. ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिकली कम फ्रॉम दी दिस इज स्पेसिफिकली कम फ्रॉम आर्टिकल 43B दैट टॉक्स अबाउट DAP SP. नाउ चलो, ओके आदर्श, चलो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ पे 43B के बाद एक होता है 46. ये बड़ा काम का है, ये एग्जाम में आएगा. दिस इज अ 3 स्टार क्वेश्चन यू कैन से. यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट जो आज भी डिस्प्यूटेड है या इसके बाद भी शायद रहेगा, वो है रिजर्वेशन. ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है. दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, मोस्ट हॉट टॉपिक इन द इंडियन हिस्ट्री आई वुड से आज तक की. तो ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट है और ये हमेशा ही आता रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा. ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट है, कभी भी नॉट सो. ठीक है, मैं समझा दूंगा थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो मैसेज के ऊपर. चलो, और ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, सो यू कैन गो थ्रू इट. और गो थ्रू करने के बाद समझने लायक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम एज प्रीवियस. आप जैसे ही रीड करोगे, जस्ट टेल मी व्हाट एवर पार्ट यू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू. ओके, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, कोई टेंशन नहीं. एंड देन अगेन जब भी रिवीजन होगा या माइट बी नेक्स्ट लेक्चर जब ये रिपीट होगा, तो वापस से अटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ में भी आ जाएगा. डोंट टेक टेंशन. ठीक है, चलो, वेलकम. नाउ रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन किसको मिलेगा? तो रिजर्वेशन मिलना है जो भी बैकवर्ड एरियाज है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, कास्ट है, उनको मिलना है. अब ये रिजर्वेशन किस किस चीज के लिए मिलेगा? तो बेसिकली एजुकेशन के फैक्टर में मिलेगा एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में मिलेगा, एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट में मिलेगा. ये दो फैक्टर को ये रिजर्वेशन कवर करता है. किसके लिए कवर करता है? तो बेसिकली SCs, दूसरा STs एंड अदर वीकर सेक्शन, अब ये अदर वीकर सेक्शन में कौन आएंगे? माइट भी गरीब लोग हो सकते हैं, माइट भी बहुत ज्यादा गरीब लोग हो सकते हैं, ट्राइबल एरियाज वाले हो सकते हैं. दोस आर द पीपल जो कि रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में आएंगे, वो सब यहाँ पे वीकर सेक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है या मैं भाग रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है तो बताओ. ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? DPSP डिस्कस कर रहे हैं. DPSP का मतलब आज सुनना अभी जो बोल रहा हूँ. ठीक है, DPSP में हम लोगों ने क्या देखा अब तक? तो इट इज अबाउट पॉलिसी, मतलब कौन पॉलिसी फ्रेम करेगा? गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करता है उसके लिए जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए. तो गवर्नमेंट को एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर डाल दिया गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको फॉलो करने हैं व्हाइल मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द सिटीजंस. नाउ इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो कोर्ट रूम में आप यूज नहीं कर सकते टू स्यू द गवर्नमेंट. ये इन्फोर्सिबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सिएबल है. और इसका मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते फॉर नॉट फॉलोइंग दिस DPSPs, फॉर नॉट फॉलोइंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस. दूसरी चीज, ये जो DPSPs है वो कहाँ एम करते हैं? दे बेसिकली एम्स एट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ द सिटीजन और द स्टेट और द कंट्री. ठीक है, यहाँ पे स्टेट एंड कंट्री का मीनिंग सेम ही होता है, तो मैं जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड यूज करता हूँ जिससे कि आपको ये रिकॉर्ड होते रहे कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट का मतलब ही होता है कंट्री. नाउ सोशियो इकोनॉमिक एम का मतलब क्या होता है? इट इज टॉक्स अबाउट social welfare, it talks about economic growth of a democracy, that means the people of India, and that means the citizens of India. Then ये DPSPs जो है वो बेसिकली सम प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो हम लोग DPSPs में फॉलो करते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल. सोशलिस्ट प्रिंसिपल बेसिकली एम्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. उसके अंदर सोशलिस्ट के अंदर आर्टिकल 39 आता है. आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये कहां से ऐड किया गया? 44th अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया. 44th अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली चेंजेस करना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना. व्हाइल यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड बी अवेयर ऑफ कि यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरी चीज, अमेंडमेंट करने का मतलब क्या होता है? आपको चेंजेस करने हैं. जब आप चेंजेस करोगे, यू विल फाइंड सम ऑफ द प्रोसेस इज अ रिजिड वन that is difficult to amend and some of the process is a flexible one. Then coming to the article 39 talks about a livelihood of a men and women that should be equal. वो equal part पे होना चाहिए. Then another one, resources जो है वो equally distribute होनी चाहिए. In case of you're collecting the taxes, you have to provide equal infrastructural facility to everyone. Then
Next, equal pay for equal work. There are some laws made on the equal pay and equal work, like the Industrial Disputes Act, like the Payment of Wages Act, like the Factories Act. Those specifically talks about the payments of a wages and the other things. Next, we have discussed health and workers. जो हेल्थ होती है या वर्कर की जो हेल्थ होती है वहां पे आपको ध्यान देना है, चिल्ड्रन की जो हेल्थ होती है वहां पे ध्यान देना है, एंड देन इट टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. देन कम टू द आर्टिकल 39A, विच इज अगेन टॉक्स अबाउट लीगल एड. लीगल एड के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे मेगा के साथ में. तो दैट इज व्हाट कि आपको वीकर सेक्शन के लिए जो लीगल एड प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो वो होता है लीगल एड सर्विस. लीगल एड सर्विस जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट प्रोवाइड की जाती है. फॉर दैट देयर इज अ लॉ for the legal aid services, and that authorities जो है वो constitute हुई है Legal Aid Service Authorities Act 1987. Then coming to the article 41 which talks about education. Education जो है वो provide होना चाहिए. यहाँ पर specifically ये mention किया गया है कि there is a right to education provided in the fundamental right, which basically provides you free of cost education till the 8th standard for your children or your child. वहां पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है. ऑनलाइन जाके अगर सर्च करोगे राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी. देन यू हैव टू fill up the form and you will get the free of cost education in any of the school where the quota is available for the this type of a services. Then next talks about article 42 that talks about a human and work condition. That is basically for the employees. Employer and employer में equal होना चाहिए. गवर्नमेंट जब भी स्कीम्स बनाएगी, जब भी लॉज बनाएगी, तो ध्यान रखेगी कि ना एम्प्लॉयर का एक्सप्लॉयटेशन हो ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड ना एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन हो ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर. देन 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेजेस. आपको वेजेस जो है वो अच्छे से प्रोवाइड करने होंगे, एंड वो वेजेस ऐसे प्रोवाइड करो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे. मतलब आपको बोनस दिया जाएगा, मतलब आपको पीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ईसीएसआई प्रोवाइड कर दिया जाएगा. दिस आर दी प्रिविलेजेस, दिस आर दी अम्यूनिटीज जो है वो आपको उसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है, एंड दैट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द डीपीएसपी आर्टिकल 43. देन आर्टिकल 43A जो कि ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट में. कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42nd अमेंडमेंट कर दिया गया उसमें 43A जो है वो ऐड कर दिया गया. ये 43A क्या बोलता है, तो वर्कर का जो रोल है वो मैनेजमेंट में होना चाहिए. दैट मींस कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना हो, यू शुड कंसिडर दी वर्कर्स एंड देयर ओपिनियंस अबाउट द पर्टिकुलर मैटर. देन आर्टिकल 47 जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट है, वो ये बोलता है कि देयर शुड बी न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड एंड द पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे. ये होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेस पे टीपीएसपी. यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. देन कम्स द गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन प्रिंसिपल क्या बोलती है, तो सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज विलेज पंचायत. आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट अ विलेज पंचायत जो कि सेल्फ गवर्नमेंट होता है इन दी रूरल एरियाज. ये रूरल एरियाज में क्यों बनाया जाता है, वहां के मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए, और वहां की जो विलेज में जो इक्वालिटी, पीस एंड ऑल दोस थिंग्स है वो फॉलो करने के लिए. इनका लीडर कौन होगा, सरपंच होगा, जो कि पूछा नहीं जाता, बट इन केस जो अगर पूछ गया तो ध्यान रखना. ठीक है. देन यहाँ पर ये रिकॉग्निशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया, अंडर दी 73rd सिटीजनशिप एक्ट में जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया. देन आर्टिकल 43 के अंदर, मतलब आर्टिकल 43 के अंदर जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात की जाती है. रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में वो प्रोवाइड करना, कॉटेज इंडस्ट्री को थोड़ा सा बोलते हैं ना एक तरीके से ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना, काइंड ऑफ अ थिंग जो है वो एज अ ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी गई है. फॉर देम कुछ स्कीम्स बनाना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है. तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डेप्थ. इतना भी फैक्ट अगर पता हो कि 43 जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज है, तो भी वो हेल्प कर जाता है. देन वी लुक्ड एट 43B जो टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहाँ पे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं अबाउट द रजिस्ट्रेशन हो, अबाउट द मेंबरशिप हो, अबाउट द पेपर वर्क हो, जो भी प्रोसेस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल 43B के अंदर जो है वो लॉज बनाते वक्त गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, ऐसा बताया गया है. देन आर्टिकल 46 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, which talks about a reservation for the education and economic, and that is specifically for the SCs, STs and other weaker section. और ये बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक है, तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ये समझ में आया, पूरा मैंने रिवाइज कर दिया आदर्श, तो आई होप आपको जो है वो चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई हो या एक फ्लो मिला हो. ठीक है. नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 47 व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट, यहां पर आपको इंटॉक्सिकेंट जो है इनको बैन करना है. ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के बाद जो है वो पहले इंटॉक्सिकेंट ही ओपन हुए, तो ठीक है, ये बोल दिया गया जैसे आई सेड कि इनके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ठीक है, बोलने के लिए सब चीजें आसान होती है, लेकिन करते वक्त ये पूरा उल्टा हो जाता है. तो ये वो है एक मैं बोलता हूँ कि एक पैराडॉक्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया जाता है, तो पता नहीं क्यों ऐसा है, बट है. ठीक है. किसी को याद है ना वो सिनारियो, ये भूल गए?
लॉकडाउन के दिन बोले नहीं ना, याद रखना, बड़े काम के वो दिन। देन यहाँ पे प्रोहाइबिशन कर दिया गया है। प्रोहाइबिशन किसके अंदर, ये भी एक हॉट टॉपिक है फिलहाल के लिए, बिकॉज फिलहाल के लिए कास्ट का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, और एल्स जो बहुत ज्यादा रिलीजियस पार्ट जो है बहुत ज्यादा हॉट बन चुका है, न्यूज में है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें बड़ी पूछी जाएगी, ध्यान रखा जाएगा इनके बारे में, और ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोहाइबिशन कर दिया जाता है स्लॉटर ऑफ काउज, काउज, एंड यहाँ पर इनकी जो ब्रीड है, इनकी जो ब्रीड है, ब्रीड जो है उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात की जाती है। तो गवर्नमेंट को बोला गया है कि आपको स्पेसिफिकली लॉस बनाने हैं टू प्रोहाइबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, और उनके रिगार्डिंग जो है वो आपको अच्छे वाले पॉइंट जो वो ऐड करने, अच्छे वाले लॉस बनाने हैं टू इम्प्रूव देयर ब्रीड एंड ऑल दोस थिंग्स। ऑल ऑफ यू समझ में आया गांधी प्रिंसिपल, गांधी प्रिंसिपल के बेस पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लॉस है, क्या क्या डीपीएसपीज है, सारी चीजें समझ में आ गई। यस और नो? गुड इनफ मेघा। रिया, व्हाट अबाउट यू? व्हाई यू आर साइलेंट? यस, गुड। चलो, नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 44 व्हिच इज बेसिकली ऑन द लिबरलिस्ट। अच्छा, लिबरलिस्ट क्या होता है पता है? व्हाट इज लिबरल? लिबरल का मतलब क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट दिस? अच्छा गाइस, मैंने मिस्टेकली यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोल दिया, व्हिच इज नॉट अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं गलती से सिटीजनशिप बोल रहा था। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलो, हाँ। लिबरलिस्ट, ओके, लिबरलिस्ट इज नॉट नॉट पार्शियलिटी, ऐसा ठीक है, मतलब ओके, नॉट इनकरेक्ट, बट इसको अगर प्रिसाइजली बात करनी हो ना, तो लिबरल होने का मतलब होता है एक तरीके से ओपन होना, मतलब एक चीज ओपन माइंडेड होना। समवेयर कॉन्टेक्चुअली इज इम्पार्शियलिटी, मतलब इक्वालिटी होता है, बट यहाँ पर किसी को भी रोका नहीं जाता। वी कैन से इट बेसिकली बेस्ड ऑन अ फ्रीडम प्रिंसिपल, अपफ्रंट, हाँ, फ्रीडम प्रिंसिपल पे ही। लिबरलिस्ट जो मेरे लिए, मतलब मेरे नजर में लिबरल होता है ना, वो एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है। लिबरल पर्सन हमेशा आपके लिए ओपन होता है, यू कैन से एनीथिंग, मतलब से एनीथिंग वाला प्रिंसिपल वो फॉलो करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बातों से, आपकी पॉलिसी से, वो सारी चीजें वो ध्यान रखेगा, मतलब ओपन होगा, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ वी हैव सीन टू काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, और ये तीनों काइंड ऑफ प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल तो हम लोग ने देख लिए। दो प्रिंसिपल में पहला जो प्रिंसिपल है जो बेसिकली इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, गांधीयन प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही है, बहुत ज्यादा फैक्चुअली डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। एंड नाउ इन अ लिबरलिस्ट आई वुड से कि बहुत ज्यादा राइट्स के बारे में बात की होगी, करनी होगी, क्योंकि ये लिबरल है, ओपन है, तो लोगों के लिए ओपन जो से होगा वो यहाँ पे लाया जाएगा। तो डीपीएसपी में गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज कर दी होगी कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए टू कम ऑफ इन फ्रंट एंड से समथिंग अबाउट योर राइट्स, ठीक है। चलो देखते हैं अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 पर क्या बोलता है? पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मैंने अभी अभी बोला ये इक्वालिटी के पास आएंगे, ये राइट्स के पास आएंगे, एंड नाउ हियर इज दैट कि बाबा यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। समवन नोज अबाउट यूसीसी? व्हाट इज यूसीसी? ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है, अगेन द सेकंड हॉट टॉपिक जो कि पिक्चर में आना है। बताओ, यूसीसी, व्हाट इज यूसीसी? एनीवन नोज अबाउट दिस? क्या हो सकता है इसके अंदर? लॉट मोर टू डिस्कस ऑन दिस, तो डोंट हेजिटेट टू से समथिंग, बिंदास बोलो। बोलो, यस। माइक ऑन करके बोलना है तो माइक ऑन करके बोलो। अच्छा सेजल, आपको समझ में आ रहा है ना? यू आर नॉट सेइंग समथिंग, यस और नो?
वेरी गुड, चलो अच्छी बात। यस, समवन कैन से समथिंग। नहीं पता तो नो बोल दो। थर्ड वंस बट डोंट नो द मीनिंग। ओके भाई, ओके ओके ओके। मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इसका फुल फॉर्म है। नाउ अभी कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। बाय द नेम यू कैन से समथिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सब जगह पर सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? सिविल, सिविल मतलब जो सिटीजन्स के लिए जो लॉज बनाए गए हैं वो सेम होने चाहिए। एंड कोड का मतलब रूल्स होने चाहिए, सेम रूल्स होने चाहिए फॉर ऑल द सिटीजन्स, नो मैटर which caste, no matter what religion, no matter what it is. Yes, exactly. It is something that one nation and one law. एक लॉ और एक नेशन, दैट इज वन रूल। ठीक है, समझ में आया? ये होता है यूसीसी। अब यूसीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक है जो पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं यहां डाल देता हूं, अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये होता है शाह बानो केस। शाह बानो केस 1985। पूछते नहीं है, एज मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं, इतना डेप्थ में नहीं पूछते। बट पता नहीं कहाँ किसी को कुछ पसंद आए तो पूछ ले, अगर पेपर को डिफिकल्ट करना है तो। ऐसा एज वी नो कि बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 ईयर से कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो पता नहीं उनको क्या दिमाग में आए कब क्या पूछ ले, तो इसलिए बता दे रहा हूँ कि जो 44 यूसीसी है वो बेसिकली शाहबानो केस पे डिपेंड होता है। बस इतना याद रख लो, शाहबानो केस पे डिपेंड होता है, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसके इन डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जो आता है वो है 45। अब ये 45 क्या बोलेगा? 45 बोलता है कि यहां पर आपको अप टू एज 6, अप टू एज 6 ऑफ द चाइल्ड आपको उनको क्या प्रोवाइड करना है? एजुकेशन। मतलब इसके बाद उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है, आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना ही होगा। ये कब आया, कैसे आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आ चुका था, इसको ऐड कर दिया गया। एंड देयर दिस सेज कि बाबा आपको जो है एट द एज ऑफ 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा एट द एज ऑफ 6 आप जो है बच्चे को घर में रख सकते हो, उसके बाद आपको उसको स्कूल में डालना ही है। ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको उनको स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही होगी। ये जो है डीपीएसपी में बोला गया है। और ये डीपीएसपी में जो बोला गया इसका रिलेशन जो है वो प्रीवियस हम लोग ने आरटी की बात की थी वहां से। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे को अर्ली एज में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज दे आर अ न्यू मैरिड कपल एंड माइट बी दे आर नॉट सेटल वेल सेटल फॉर दैट। तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन पॉइंट होना चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, और इसीलिए ये आरटीई डाल दिया गया। एंड उसको एनसीलियरी एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर 45th में ऐड कर दिया गया, क्योंकि पहले से ही 41 था। अब उन्होंने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन तो डाल दिया, लेकिन राइट टू एजुकेशन डालने के बाद लोगों को एजुकेशन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि उनको जो है वो कुछ ना कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये चीज भी उसके अंदर ऐड कर दी। नाउ नेक्स्ट दे टॉक्स अबाउट आर्टिकल 48। अब ये आर्टिकल 48 क्या बोलता है? आर्टिकल 48 बेसिकली टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉज के बारे में ये बात करता है। तो एनवायरमेंटल लॉज जो है वो जो है बेसिकली इसके अंदर पूछे गए हैं। नाउ बिलीव मी, इसके ऊपर क्वेश्चंस रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, एक आध दो एग्जाम्स में मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में देखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना कि आर्टिकल 48 ऑफ द डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वो एनवायरमेंटल लॉज के बारे में डिस्कशन करता है। अब ये ऐसा नहीं पूछेगा कि 48 के अंदर क्या पूछा गया, ये ऐसा पूछेगा कि एनवायरमेंटल लॉज जो है वो डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल के अंदर पूछे गए, बताए गए। तो वहां पे आपको बात करनी होगी आर्टिकल 48 के अंदर बताया गया। वैसे इतना डिप में मतलब पॉइंट टू द पॉइंट जो है वो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नहीं आता। बट हाँ, मैंने रिसेंटली देखा है एक दो एग्जाम्स में, तो वहां पर कर देता हूँ कि अगर पूछा गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। देन इसके बाद जो है वो एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, दैट इज आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A ऐड करने का जो ये था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
1976 ये पूछा नहीं जाएगा, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और 48A जो है वो, अच्छा 48A जो है वो बात करता है एनवायरमेंटल लॉस के बारे में, और फॉरेस्ट के अंदर जो है वो आता है एग्रीकल्चर। माय मिस्टेक, यहाँ पर 48 जो है वो एग्रीकल्चरल के बारे में बात कर रहा है, और 48A जो है ना वो आपको, मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि मैंने 48A बोलना था मुझे। हाँ, 48A जो है वो एनवायरमेंटल लॉस के बारे में बात करता है, और 48 जो है वो बात करेगा फॉरेस्ट के बारे में। देन आर्टिकल 49, ये कुछ ऐसे है जो ठीक है, मतलब आते भी है नहीं भी आते, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर बात की जाती है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को जो है वो आपको मतलब क्या करना है, संभालना है, उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को बोला गया है। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ जिससे कि मॉन्यूमेंट जो है वो सिक्योर रहे, वो सेफ रहे, उनके ऊपर ध्यान रखें। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आर्टिकल 50 जो है वो जुडिशियरी फ्रॉम, ये जो जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव जो है इनका मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। मेल मिलाप का मतलब है इनके अंदर जो है वो ये ना हो कि ये एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, क्लैश ना हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन दैट इज 51, 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो है ध्यान रखना होगा गवर्नमेंट को फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। सारे डीपीएसपीस कवर हो गए, मतलब यहाँ पे सारे डीपीएसपीस एंड हो जाते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया सारी बातें, जितनी भी बातें मैंने समझाई समझ में आई? कुछ ऐसा है जो सर एक बार वापस से बता दो, एनीथिंग इज देयर? ऑल ऑफ यू एवरीथिंग इज गुड, समझ में आ रहा है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 45, हाँ, इट टॉक्स अबाउट एज। जो एजुकेशनल एज है ना आदर्श, तो बच्चा जब 6 एज तक पहुंच जाता है ना, तो उसको जो है कुछ लोग जो है वो जल्दी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, वो उनको काम धंधे पे लगा देते हैं। मतलब एट द एज ऑफ माइट बी 12-15 जो है वो उसको जॉब पे लगा देते, काम पे लगा देते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको पैसे की नीड होती है, या कुछ लोग जो है वो पैसा कम होने की वजह से बच्चे को स्कूल में नहीं डालते। तो यहाँ पे जो है वो एक डीपीएसपी डाल दी गई, जहां पे गवर्नमेंट को बोल दिया गया कि आपको जो है ध्यान रखना है कि लोग जो है वो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें, जैसे कि बच्चे की एज 6 हो जाए, अप टिल द एज 6 आपको जो है बच्चे को स्कूल में डालना ही है। ऐसा कुछ करो, तो ऐसा गवर्नमेंट को बोल रहे हैं डीपीएसपी के। अब समझा? अब यहाँ पर ना एक इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, प्री स्कूल। अच्छा, प्री स्कूल देखे, जो मॉडर्न कंसेप्ट आई है प्री स्कूल की, हाँ, ये प्री स्कूल का मॉडर्न कंसेप्ट यही है। हाँ, वो यही कंसेप्ट है जो यहाँ से आया, अर्ली एजुकेशन। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जांपल पीस ट्रीटी, मेगा पीस ट्रीटी। जो पीस ट्रीटी होती है, वॉरलाइक सिचुएशंस के अंदर जो वॉरलाइक सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए जो ट्रीटीज की जाती है, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए जाते हैं टू बी इन अ पीस, वो सारी चीजें जो होती है ना वो इसके अंदर आ जाती है, आर्टिकल 51 के अंडर आता है। सर व्हाट रिटर्न नेक्स्ट टू द 85? व्हाट इज 85? 85 सीएए, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये है वो सीएए। ठीक है, क्या ठीक है, समझ में आया ना इंटरनेशनल रिलेशन का? जो चीजें आप मेंटेन करोगे ना, मतलब बाउंड्री को संभालने के लिए और आपके नेशन के अंदर शांति रखने के लिए, आपको सामने वाले जो बाजू में जो बैठे हैं उनको भी तो संभालना पड़ेगा ना। लाइक इफ ऐसे पाकिस्तान, इफ ऐसे अफगानिस्तान, इफ ऐसे अमेरिका, जो भी है, जिसके साथ भी आप इंटरनेशनली कुछ ना कुछ तो रिलेशन रखते हो, एंड वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में तो रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेंटेन दैट इंटरनेशनल रिलेशनशिप फॉर द पीस ऑफ द कंट्री। सर यू मेंशन 44th ए अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, कैन यू एक्सप्लेन इट? नो नीड टू अंडरस्टैंड सेजल, देखो 44th अमेंडमेंट जो है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग इन डेप्थ में डिस्कस करना यहाँ पे पॉइंट बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरेलीवेंट पार्ट है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो एज आई कैन से, मतलब 44th अमेंडमेंट क्या है,
तो बेसिकली इट इज अबाउट कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं। अमेंडमेंट का मतलब कुछ ना कुछ जो चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है। हाँ, एट द एंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि 44th अमेंडमेंट में एग्जैक्टली बात क्या हुई थी, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट इट। मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ उसके अंदर हम लोग ना ही जाए तो बेटर होगा, अदरवाइज टॉपिक जो है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको समझने में। सर, व्हाट्स अ COI ऑन द फर्स्ट पेज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI। गॉट इट? फिर समझ में आया ना? एट दी एंड हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां। ओके, चलो। ना दीज आर द प्रिंसिपल्स, एक बार जो है वो ध्यान नजर घुमा लो फटाफट इसके ऊपर, फटाफट रीड कर लो। चाइल्ड लेबर एक्ट कम्स इन विच सेक्शन? चाइल्ड लेबर एक्ट, आप हेल्थ एंड केयर बोल सकते हो, इट्स अबाउट अ सोशलिस्ट वाला। ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, हेल्थ वर्कर एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये वाला, ये वाला, ये वाले पॉइंट के अंदर भी आ सकता है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि दूसरा, दूसरा जो है वो बच्चे वाला कहाँ गया? अ, ये भी एक पॉइंट है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब उसके अपोजिट वाला है जो उसको सिक्योर करवाता है। और दूसरा जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा। देन देन बस इतना ही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बात होगी, इसके रिगार्डिंग बातें होगी। ठीक है, चलो। अब जरा एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट फटाफट। नाउ टेल मी, आर्टिकल 40 जो है वो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? देखो मैंने जानबूझ के उसी को सर्कल किया था। अब बताओ। सब कुछ रीड करना एंड देन टेल मी कि कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है। इफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, अब उसके अंदर देख सकते हो लिबरलिस्ट है कि गांधीयन है। परफेक्ट, इट्स अ गांधीयन वन। इसके अंदर आएगा ये, गांधीयन के अंदर आएगा। गांधीयन। और दो तीन पूछूं? 43 ए किसके अंदर आएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, या लिबरल प्रिंसिपल है? किसके अंदर है? 43 ए। मेगा सोशलिस्ट के अंदर है ना? कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, मैंने बोला था ना, 43 ए सोशलिस्ट के अंदर है ना मेगा। मैंने इसीलिए चार्ट बनाया, मुझे पता है ये ना बहुत प्रॉब्लम करता है। मतलब है सिली क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं उन लोगों को कहाँ से ये सब आइडिया आते हैं पेपर सेट करने वालों को। बट बड़े मजेदार आइडियाज है कि उन्होंने क्या किया, आर्टिकल के नंबर पूछने से अच्छा है कि इनके सेक्शन पूछ लो, मतलब ये कौन से सेक्शन के अंदर आ रहे हैं वो पूछ लो, क्योंकि उसके ऊपर बच्चा पढ़ता ही नहीं है। बच्चे लोगों को क्या बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन क्या सिखा रही है कि भाई आर्टिकल 43 ए जो है वो इसके बारे में, बट वो ये नहीं सिखा पाते कि ये सोशलिस्ट के अंदर आता है, और वहां पे ही एग्जामिनर जो है वो यूज कर रहा है। और बच्चे लोग भी वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको तो वही समझाया जा रहा है कि बाबा इतना ही आता है, इतना ही पढ़ लो, बाकी की चीजों को ध्यान नहीं देते।
तो वही पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान रखने जैसा है कि ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो उनके पास वो पॉइंट है कि वो प्रिंसिपल को पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो उसके रिगार्डिंग पूछेंगे, आपको वहां थोड़ा केयरफुल रहना हो। सो दिस कम्स अंडर अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। चलो वेल डन। नाउ गो थ्रू दिस वन। थोड़ा सा नजर घुमा लो इसके ऊपर फटाफट फटाफट। अगर कहीं पर भी बोर हो, कहीं पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए हो, आइडिया चाहिए हो, कुछ भी बोलना हो तो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊं, ठीक है? डोंट हेजिटेट टू आस्क समथिंग। ओके ऑल ऑफ यू डन। चलो एक पॉइंट जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं, एज आई कैन टेल यू। जस्ट वेट। हाँ, एज सेजल आस्क्ड मी कि सर ये 44th अमेंडमेंट क्या है। चलो बात कर ही ले रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, तो पता भी चलेगा आपको 44th अमेंडमेंट होता क्या है या है क्या, इसकी स्टोरी क्या है। 44 अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है एक केस के अंदर। अब ये केस का नाम सुनो, एडीएम जबलपुर, जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। ईयर है इसका 1976। अब ये केस हुआ क्यों? केस का जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है हैबियस कॉर्पस केस। हैबियस कॉर्पस केस के नाम से ये फेमस है, ठीक है? तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। नाउ इस केस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये केस आया क्यों, वाई, ये हुआ क्यों, वाई। तो वाई का रीजन ये था, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये इमरजेंसी जो थी वो आई थी इन द ईयर ऑफ 1976, माइट बी सेम ही ईयर में आई थी। तो उस ईयर में जब इमरजेंसी आई ना, तो वहां पर, हाँ, 1976 में जब इमरजेंसी आई, तो ऐसा रूल है कि इमरजेंसी में कुछ फंडामेंटल राइट जो, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, सस्पेंड हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू नो दिस, पता है ना, ये सस्पेंड हो जाते हैं। अब यहां पर ये राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस वक्त कि अंडर दिस पॉइंट आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सस्पेंड किया आर्टिकल 21। नाउ टेल मी, आर्टिकल 21 जो है वो क्या बताता है, क्या है आर्टिकल 21? ये आप बताओ, आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 क्या है बताओ? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप भी आंसर करोगे या छोड़ोगे नहीं? मैंने बता दिया मतलब आप नहीं बताओगे ऐसे नहीं, आपको टाइप करके आंसर करना। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी।
अब वो जो है वो सस्पेंड कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? अब ये सस्पेंड करने की वजह से जो पुलिस थे या जो अथॉरिटीज थी, उन्होंने जो है वो लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जेल कर देते थे, अरेस्ट कर देते थे, जेल के अंदर डाल देते थे, एंड दे स्टार्टेड टॉर्चर। वो टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया गया। मतलब विदाउट विदाउट रीजन, विदाउट रीजन जो है ट्रायल चलाया जाता था एंड लोगों को डिटेंड किया जाता था इन द केस या इन द जेल, डिटेंड किया जाता था। अब यहां पर लोगों ने क्या कर दिया, मतलब किसी ने क्या कर दिया, हैबियस कॉर्पस जो है वो इश्यू कर दिया। हैबियस कॉर्पस जो है वो केस डाल दिया, हैबियस कॉर्पस का केस कर दिया। अब ये क्या है, हैबियस कॉर्पस प्रेजेंट बॉडी, इसका पेटिशन फाइल कर दिया किसी ने। पिटीशन फाइल कौन करेगा, यहाँ पर एडी जबलपुर, मतलब ये एडीएम जबलपुर के अगेंस्ट जो है वो शिवकांत शुक्ला ने जो है वो केस डाल दिया। अब यहाँ पर केस डालने के बाद बॉडी प्रेजेंट करना, लोगों को प्रेजेंट करो भाई, जिनको डिटेन कर रहे हो, फुकट में डिटेन कर रहे हो, कुछ किया नहीं उन लोगों ने, उनको अंदर डाल के रखा है, टॉर्चर कर रहे हो, वो सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद एक डिसीजन आता है, एक डिसीजन आता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है 4:1 के रेशो में रूलिंग देता है। मतलब 5 जन का बेंच बैठा था, 5 जजेस का बेंच बैठा था, 5 जज बेंच बैठा था, और उसके अंदर 4 जजेस जो है वो जो है कि मतलब फेवर में डिसीजन दे देते हैं एज अ गुड। ठीक है। अब डिसीजन ये दिया जाता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड आप सब, अब जो है बाकी के राइट सस्पेंड कर सकते हो, बट बट नो सस्पेंशन, नो सस्पेंशन ऑफ ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 एंड 22, ये जो है वो आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ये रूलिंग जो है अंडर 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो दे दी गई। समझ में आया? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? रूल, ये उसका बेस है, मतलब ये रियल डिटेन करना, मतलब अंदर उनको पकड़ के रखना, उनके साथ टॉर्चर करना, मारपीट करना। इसके पहले ये बहुत ज्यादा होता था। वी हैव डिस्कस इट, ये हम लोग ने डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में मैंने अरेस्ट के बारे में, हैबियस कॉर्पस के बारे में डिस्कस करते हुए बोला था कि ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा मारा जाता था और 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था, बिकॉज उनको रियल क्रिमिनल नहीं मिलते तो इनको टॉर्चर करके इनसे वो कन्फेस ले लेते और इनको जेल में डाल देते थे और केस क्लोज कर देते, जस्ट टू गेट अ प्रमोशन और जस्ट टू गेट अनदर केस क्लोज। तो वो जो है वो ऐसा होता था, तो इसी वजह से ये सारी चीजें फिर वहां पे पिक्चर में आ गई। बट वो अलग था, वो हैबियस कॉर्पस वाला पॉइंट था। बट यहाँ पे हैबियस कॉर्पस को यूज करके जो है इस फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन दिया जाता था, वो खत्म कर दिया कि अब जो है इमरजेंसी पीरियड कितना भी आने दो, बट आप राइट टू लाइफ और लिबर्टी को जो है वो टच नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आया? मतलब आपको ये ध्यान रखना है। ये तो मैंने जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी थी तो मैंने समझा दिया। क्लियर? सेजल समझ में आया ये पिक्चर क्या है? डन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, जैसे कि कोर्ट को जो है वो एक राइट दे दिया गया जस्ट टू रिव्यू। आप जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो रिव्यू करने के राइट दे दिए गए। देन देयर इज अ नो लॉ, जो है ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया गया जो इसके बाद जो है वो लाइफ और लिबर्टी को सस्पेंड कर पाए, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा गवर्नमेंट। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे बात कर दी गई। फिर इसी के साथ यहाँ पे जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है वो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली का जो है वो जो टाइम पीरियड होता है वो टर्म 6 years कर दिया जाएगा। लास्टली ये जो मतलब जो 6th ईयर कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट में, तो फिर इसको 44th में ना 45th ईयर कर दिया। पहले 42nd में इसको 6th ईयर कर दिया था और फिर 44th में इसको वापस से जो है वो 5 ईयर पे रिस्टोर कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है चेंजेस कर दी गई, जो कि अभी आपके काम नहीं आएगी। अगर आप कहीं लॉ प्रैक्टिस करोगे या लॉ पढ़ने जाओगे, वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, नाउ कमिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज था। वो जो था वो गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ये जो है ये सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है।
बोलोगे सर ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एनफोर्सिएबल है क्या? टेल मी, क्या ये एनफोर्सिएबल है? कैन समवन सी व्यू अबाउट दिस? मतलब बोला गया है कि टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग, जब भी आपका नेशनल एंथम चले तो आपको स्टैंड स्ट्रेट रहना है, अगर आप नहीं रहोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। है क्या ऐसा? इज देयर एनी लॉ रिगार्डिंग दिस? दो होना चाहिए बट नहीं, ठीक है नहीं है, वो ऐसा लॉ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी है, आपके ऊपर ड्यूटी है, बट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया। देयर इज नो लॉ सच अ लॉ। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है, नॉन एनफोर्सिएबल है। एज इन जो ड्यूटीज होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी नॉन एनफोर्सिएबल है, ये भी नॉन एनफोर्सिएबल है, कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। इफ यू डोंट स्टैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग और समथिंग लाइक दैट इन व्हाइल द नेशनल एंथम इज ऑनगोइंग, तो आपको कोई भी जाके सीव नहीं कर सकता, कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो दिस आर दी अगेन नॉन एनफोर्सिएबल, नॉन एनफोर्सिबल होते हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी, नॉन एनफोर्सिबल होते हैं। इतना ही ध्यान रखना है कि ये सिटीजन के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सारे ड्यूटीज है जो कि डिस्कस करने लायक है, बट सबसे बड़े पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड हुए हैं वो कहाँ से आए हैं? यूएसएसआर से आए हुए हैं। देन इन 1976 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप व्हाट, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो सेटअप कर दी गई। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कर दिया? रेकमेंडेड कर दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आनी चाहिए। देन अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजंस के ऊपर डाल दी गई, सेइंग दैट कि दीज आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर दी आवर स्टेट, आवर कंट्री। एंड देन इनको फिर पार्ट 4A में ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट देखे थे जो कि थर्ड पार्ट में थे, फिर हम लोग ने देखा डीपीएसपी, डीपीएसपी जो था वो फोर्थ पार्ट में था। एंड अब जो है आपके फंडामेंटल जो ड्यूटीज है जो कि सिटीजन के लिए होते हैं वो जो है वो पार्ट 4A में आते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। देन पार्ट 4A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहां तक स्ट्रेच है? आर्टिकल 51A तक स्ट्रेच है। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51A, एंड दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। चलो, कितनी ड्यूटीज है? देयर आर 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसके अंदर 51A के अंदर दे दी गई है। ये समझ में आया इतना? ऑल ऑफ यू, यस और नो? गुड इनफ? ठीक है। यहाँ पे एक मैं और एक मजेदार बात डाल देता हूँ। 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है वो 11th ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी गई थी। 11th ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी गई थी, ठीक है। 11th ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी गई इन दी अंडर दी 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो, may I move ahead? या नाउ इसमें तो डिस्कस करने जैसा है नहीं, सो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो तीन चीजें हैं तो वापस से एक बार रिकॉल के लिए डाल देता हूँ। ये कहाँ से इंस्पायर किया गया है? तो यूएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये यहाँ से बोरो किया गया है, बोरो फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये किसने रिकमेंड किया? किसने रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। कमेटी ने रिकमेंड किया था। कब रिकमेंड किया? इन 1976 रिकमेंड कर दिया। देन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड कर दी गई अंडर द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज इन टोटल कितनी थी? 10 ड्यूटीज थी। फिर 10 ड्यूटीज को वापस से एक ड्यूटी ऐड कर दी गई। एक ड्यूटी ऐड कर दी गई, कब ऐड कर दी गई? 86th अमेंडमेंट में ऐड कर दिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ऐड कर दिया गया। नाउ इन टोटल देयर आर 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ ऐड कर दिया गया? पार्ट 4A के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको ऐड कर दिया गया है। नाउ
इसी के साथ इसके अंदर कितने आर्टिकल है? ओनली वन आर्टिकल इज देयर, ओनली वन आर्टिकल इज देयर, दैट इज 51A। ये जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, समझ गए? चलो अब हम आगे जाते हैं। ऑल ऑफ यू यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? प्रेसिडेंट, अच्छा इतना इनफ, आगे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो माइट भी बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाएगा आई वुड से। तो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बाकी की जो चीजें हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ऑल दोस थिंग्स एंड अबाउट द पार्लियामेंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी के लिए बस हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल बातें हम लोगों ने कर ली है। तो इतना सब कुछ एक ही टाइम पे सर में डाल दोगे तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, इसको रिवाइज करो एंड देन वी विल कम टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, जिसके अंदर दो पार्ट देखेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, we will make it interesting, more interesting in this next lecture. Yes, now tell me, is there any question, is there any doubt, anything else about the question, about the information lecture? बोलो बोलो। चल, no 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 no, okay, just a minute guys। हाँ, रिवाइज कर लेना। और अच्छा कोई डाउट नहीं है ना? तो आई कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ एज यू डोंट हैव एनी डाउट।